आपसे मैं ये पूछूंगा कि सेल्स में लोग आने से डरते क्यों, वजह क्या है? कि सेल्स को कोई प्रोफेशन नहीं समझता। पहली दफा सेल्स करने जाता है, उसका पहला फेयर क्या होता है? उनका पहला फेयर होता है नो। उनको ना से डर लगता है कि यार मैं जाऊंगा, मैं इसको बोलूंगा और ये मना कर देगा। लेकिन नॉर्मली हमने ये देखा कि सेल्स में लोग आते हैं, 10-12 लोग आए, उसमें से तकरीबन 7-8 लोग भाग जाते हैं डर के। इसकी क्या वजह है? इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लोग सेल्स से ज्यादा डरते हैं या बेगम से ज्यादा डरते हैं? सॉरी, स्किप करो उस क्वेश्चन को यार। ये गंजे को गंजी बेच देने वाला बेहतरीन सेल्समैन कहलाता है। जो अच्छा सेल्समैन वो है जो गंजे को कंगा बेच दे। The world has changed। अब मुझे पता है कि व्हाट इज सेल्स। सेल्स है क्या? सेल्स की डेफिनेशन क्या है? सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब। ये पॉजिटिव माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है सेल्स के बंदे के लिए? एनी इंडिविजुअल उसका अगर किसी काम में माइंडसेट नहीं है तो मैं कहूँगा इसको दफना दो। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम बात करेंगे सेल्स के ऊपर और आज मैं बड़ा सुपर एक्साइटेड हूं। और क्यों ना हूं, क्योंकि बिकॉज आज हम जिनके साथ सेल्स के ऊपर बात करेंगे वो सेल्स के गुरु भी हैं और बैंकिंग इंडस्ट्री में सेल्स का बहुत बड़ा नाम है उनका, और अजीम पाकिस्तान के फाउंडर भी हैं। चलिए आइए उनसे बात करते हैं आज सेल्स को। अस्सलाम वालेकुम शाह सर, कैसा खैरियत से हैं? और आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड आज आपसे सेल्स पे बात करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि तुमने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। तुमने कहा यू आर एक्साइटेड, तो मैंने कहा मैं भी बताऊं आई एम आल्सो सुपर डुपर एक्साइटेड कि तुम्हारे साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं। ऑलवेज लव योर एनर्जी, तुम्हारी एनर्जी है। और ये ज़ुहैब, ये कैसे मुमकिन है कि सेल्स का आदमी एक्साइटेड ना हो? सेल्स का आदमी तो ऐसा होता है कि सख्त सर्दी में माइनस टेम्परेचर में उसे तुम रात के 3 बजे कंबल से निकालो ना तो भी वो उठेगा ही एक्साइटमेंट के साथ। तो सेल तो है उन्हीं लोगों का काम जिनके अंदर एक्साइटमेंट हो, जिनके अंदर एनर्जी हो। पहला सवाल आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि व्हाट इज सेल। पहला सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा कि सेल्स में लोग आने से डरते क्यों, वजह क्या है? लोग सेल्स में आने क्यों नहीं चाहते? यार ज़ुहैब, मुझे ना तुमसे पहले ये सवाल में बाउंसर की हुई थी कि तुम एक टिपिकल क्वेश्चन नहीं करोगे व्हाट इज सेल्स, और तुमने कहा कि लोग सेल्स में आते हुए घबराते क्यों है। तो भाई लड़के सेल्स में इसलिए नहीं आना चाहते कि यार उनको रिश्ते नहीं मिलते। जब लोग रिश्ते वाले आते हैं ना, उनको पता चलता है कि लड़का सेल्स की नौकरी कर रहा है तो लोग भाग जाते हैं। खैर एक मजाक की बात ही, और ऐसा होता भी है, मजाक नहीं है, इट्स अ रियलिटी। कि जो हमारी सोसाइटी है ना, सोसाइटी के साथ अजीब बात क्या है कि ये सेल्स को कोई प्रोफेशन नहीं समझती। ये डॉक्टर बनना प्रोफेशन समझती है, इंजीनियरिंग को प्रोफेशन समझते हैं, अकाउंटेंसी को प्रोफेशन समझते हैं, क्लर्की को प्रोफेशन समझते हैं, टीचिंग को प्रोफेशन समझते हैं, पर इनके लिए सेल्स प्रोफेशन नहीं है। मैंने स्टार्टेड माई करियर, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने लोगों को बताया कि मुझे एक जॉब ऑफर हुई है इन अ बैंक और इस्लामिक बैंक, लेकिन जब उनको बताया कि सेल्स की जॉब है तो लोगों के मुंह ऐसे उतर गए कि पता नहीं मैं कोई गुनाह करने जा रहा हूँ। उनके लिए था कि सेल्स की कोई जॉब थोड़ी है। तो एक सोसाइटी का प्रेशर है, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से जो है लोग सेल्स को अवॉइड करते हैं। मुझे लगता है कि अब दौर चेंज हो रहा है और ये लोगों का ख्याल है कि सेल्स वाला नहीं कमाता। बट मैं तुम्हें बताऊं कि आज के दौर में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक पायलट से ज्यादा जो है ना वो सेल्स वाला जो है वो कमाता है। सो वो एक मिथ है लोगों की, सोसाइटी का प्रेशर है, वरना अदरवाइज सेल्स इज द बेस्ट प्रोफेशन व्हाट आई फील। और मैं तो कहूंगा कि आप इसको जरूर अडॉप्ट करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हो फाइन, वरना बिजनेस में अगर आपने जॉब करनी है तो इट शुड बी द सेल्स जॉब। अच्छा शाह साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि सेल्स में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हमने ये देखा कि सेल्स में लोग आते हैं, 10-12 लोग आए, उसमें से तकरीबन 7-8 लोग भाग जाते हैं डर के। इसकी क्या वजह? इस पे आप क्या बात करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सेल्स से लोग भाग क्यों जाते हैं? सो यार मेरा एक दोस्त है, वो एक शेयर सुनाया करता था जब उससे कोई पूछता था कि यार सेल्स से लोग क्यों भागते हैं, तो वो कहता था ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो पहली बात तो लोग सेल्स में आना नहीं चाहते। जब वो आ जाते तो उनको लगता है उनको प्रोफेशन नहीं था, नॉर्मल मेहनत करते हैं, और जब उनको रिजल्ट इनिशियल डेज में नहीं मिलते तो वो भाग जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट कंसिस्टेंट। अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमारे लोग कंसिस्टेंट नहीं है, उनको फॉरन रिजल्ट चाहिए। इफ यू सी एट जिम, कितने लड़के होते हैं जाते हैं बड़ी एक्साइटमेंट में जिम में एडमिशन लेते हैं और उनको रिजल्ट जो है ना वो फौरी चाहिए होते हैं कि मेरे डोले शोले बन जाएं, और जब उनका 8-10 दिन में डोले शोले नहीं बनते तो वो भाग जाते हैं। सेम हैपन इन सेल्स। वो सेल्स में आते हैं और उनको लगता है कि क्या वो बड़ा कमा रहा है और मुझे 1 महीना हो गया और मैं नहीं कमा रहा, तो वो फिर उसको लगता है कि यार मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो दैट्स व्हाई दे लीव सेल्स। वो भाग जाते हैं क्योंकि जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाज है रिजल्ट्स में।
अच्छा शान सर, अब आते हैं अहम सवाल के ऊपर जो कि मैंने स्किप कर दिया था। अब आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज सेल्स? सेल्स है क्या? सेल्स की डेफिनेशन क्या है? सेल्स जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े गुरु हैं वो सेल्स के बारे में क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? जरा इसमें रोशनी डालें सेल्स के ऊपर, और जरा कोशिश करके इसको आसान लफ्जों में बताएं कि सेल्स है क्या। तुमने पूछा ना व्हाट इज सेल्स, तो मैं तो बताऊं कि सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब। लोग समझते हैं कि सेल्स बेचना है, मैं बताऊं सेल्स इज नॉट द सेलिंग जॉब, सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब। तो हमने ये लोगों को सिखाना है, ये हमारे ट्रेनर्स की गलती है कि उन्होंने लोगों को आगे ये बताया कि मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताऊंगा कि यार तुम 100% कामयाब हो जाओगे। अब जब वो जाता है और वो बेचता है और उसे रिजेक्शन आती है, उससे लगता है यार मुझे तो सेल्स करनी आती नहीं है, सो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो आपने हर एक को बताना कि सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब, आपको ना सुननी पड़ेगी और आप इस ना को इतनी बार सुने कि आपको ये ना बुरा ही ना लगे। अच्छा शान सर, मुझे ये बताएं कि लोग सेल्स से ज्यादा डरते हैं या बेगम से ज्यादा डरते हैं? यार मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप तो खुद अंदाजा लगा लो कि यार मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रहा कि लोग बेगम से ज्यादा डरते हैं या सेल्स से ज्यादा डरते हैं, तो सॉरी स्किप करो उस क्वेश्चन को यार। अच्छा सर, मैं भी शादीशुदा हूँ तो मुझे इसका जवाब मिल गया और मैं बहुत अच्छे से आपका पेन समझ सकता हूँ। चलिए, ये तो क्वेश्चन ऑन अ लेटर नोट था। मुझे ये बताएं कि जब एक सेल्स पर्सन पहली दफा सेल्स करने जाता है तो उसका पहला फेयर क्या होता है? क्या फेयर होता है जो उसके दिल में आता है? वो किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है? वो किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान होता है? जरा ये बताएं मुझे। यार मैंने तो जितने सेल्समैन देखे, जितने लोग आए देखे सेल्स में, उनका पहला फेयर होता है नो। उनको ना से डर लगता है कि यार मैं जाऊंगा, मैं इसको बोलूंगा और ये मना कर देगा। इट्स वेरी अजीब बात है यार, पता नहीं वो ना से इतना क्यों डर है, कोई पत्थर है, कोई चोट भी नहीं लगती, लेकिन इट्स वेरी रियल, इट्स वेरी ऑब्वियस। सेल्समैन का जो डर होता है, ये नो का, रिजेक्शन का जो डर है, ये सबसे ज्यादा डर होता है किसी भी सेल्स इंडिविजुअल को। अच्छा सर, हमने बात तो कर ली रिजेक्शन पे आपने, लेकिन अब जरा हमें बात ये करनी है कि हम फेयर को डील कैसे करें, मतलब इस फेयर को, इस रिजेक्शन को ओवरकम कैसे करें। हम कैसे इस फेयर को ओवरकम करके आगे अपने सेल्स को और बेहतर तरीके से क्लोज कर सकते हैं? यार लोग ना से क्यों डरते हैं और इस फेयर को कैसे दूर किया जाए, तो पहले तुम्हारे पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि उन लोगों को ना का डर क्यों है। कोई वजह नहीं, द सिंपल रीजन इज ईगो। हमारी ना ईगो हर्ट होती है, हमने अपनी अना का मसला बना दिया, इससे मुझे ना कैसे किया, जबकि यार उस सामने वाले का राइट है और किसी ने हमारी तरबियत नहीं की, किसी ने हमारी मेंटोरिंग नहीं की है। जो उस प्रोडक्ट को मैं बेचने जा रहा हूँ, सामने वाला इसको जरूरी नहीं कि पसंद करे, और इसका रीजन हमारे सेल्स ट्रेनर का भी है। तो जितने सेल्स ट्रेनर जब आते हैं और वो ट्रेनिंग कराते हैं तो वो कहते हैं मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताऊंगा कि तुम्हारी सेल्स 100% गारंटेड। तो दीवारों में भी उन्होंने लिखा हुआ पड़ा लगा 100% गारंटी, इलाज महबूब आपके कदमों में। उसकी ईगो हर्ट होती है कि यार जब मैं गया और मैंने कुछ बेचा, उसने मुझे मना कैसे कर दिया। तो मेरी अपनी ईगो है कि मुझे उसने मना कैसे कर दिया। सो ये एक रीजन है कि लोग इससे डरते हैं कि वो मुझे मना कर देगा, क्योंकि और तुमने कहा कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए, तो सिंपल मैं तो कहता हूँ कि इसको 10 बार जाओ, 10 बार ना सुनो, और इतनी बार ना सुनो कि तुम्हें इस ना से कोई तकलीफ ही ना हो। सिंपल है ना, अगर तुम्हें ना तुम्हारी ईगो को हर्ट कर रहा है, इस ना को इतनी बार कहो, सुनो, इतनी बार सुनो इस ना को कि तुम्हारी जो ईगो है ये खत्म हो जाए। अच्छा शादी, मुझे ये बताएं कि लोग सेल्स को एस के अगर लेते हैं तो क्या कामयाबी का राज होगा? वो ऐसी टिप आप हमें देना चाहें, ऐसा राज हमें बताना चाहें कि लोग सेल्स में कामयाब हो जाए? देखो, सबसे पहली बात, अगर तुम्हें सेल्स में कामयाब होना है तो जो मैंने पिछली बात कही थी कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब, कि मुझे ना सुनने की आदत डालनी है। पहला तो असूल ये है कि आपने ना को सुनना है। एक ना के बाद आपने डिमोटिवेटेड नहीं होना, आपने अगली अटेम्प्ट करनी है। क्योंकि आप जितनी ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, आपके सेल्स में कामयाब होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, कि ये मुझे बताओ कि कौन सी क्रिकेट ऐसी जिसमें रन बनाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो, T20 में, वनडे में, या टेस्ट मैच में? वाई टेस्ट मैच में? क्यों टेस्ट मैच में रन ज्यादा बनते हैं? 5 दिन का मैच होता है, तो 5 दिन के मैच में क्या होता है, उसके पास ज्यादा बॉल्स खेलने के ऑप्शन होते हैं। तो जितनी ज्यादा बॉल्स खेलेगा, जितनी ज्यादा अटेम्प्ट करेगा, वो इतना ज्यादा स्कोर करेगा। तो सेल्स में सबसे ज्यादा कामयाबी का रूल ये है कि आपने मैक्सिमम जो है वो कस्टमर्स के पास जाना है, मैक्सिमम लोगों को अटेम्प्ट जो है वो करना है। दूसरी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ, इट्स नॉट अबाउट द सेल्स ओनली। अगर आप जिंदगी में भी कामयाब होना चाहते हैं ना, सो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप गिरेंगे, नाकाम होंगे,
आपको फिर खड़ा होना पड़ेगा, आप गिरेंगे, नाकाम होंगे, फिर खड़ा होना पड़ेगा। सो इसलिए जो है ना, आपको हर बार एक नई अटेम्प्ट करनी है, जो जितनी ज्यादा अटेम्प्ट करेगा उसकी कामयाबी की प्रोबेबिलिटी उतनी हाई है। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि अगर हम अक्सर सुनते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है सेल्स पर्सन के लिए, कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है, तो और मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों चीजें होना तो बिल्कुल जरूरी है, कि इसके साथ साथ विल भी होना जरूरी है नहीं? इन दोनों में से क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपकी क्या राय है? तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि प्रोडक्ट नॉलेज का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या विल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं कहूंगा कि विल का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं मोहम्मद अली की जो स्टोरी है, जो बात मोहम्मद अली बॉक्सर, जो द लीजेंड बॉक्सर मोहम्मद अली कहा करता था, वो कहा करता द विल इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्किल्स। वाई विल इज मोर इम्पोर्टेंट, कि मेरी स्किल्स जो है मुझे लड़ना सिखाती है, बट जब मैं गिर जाता हूँ तो जो मेरी विल है ये मुझे दोबारा खड़ा करती है। सो स्किल से आप जरूर आगे जाएंगे, अगले को पंच मारेंगे, बट जब आप गिरेंगे तो ये आपकी विल होगी जो आपको दोबारा खड़ा करेगी। सो आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, जरूरी है, बट विल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टेक्निकल नॉलेज। अच्छा शाह साहब, मुझे एक चीज ये भी बताएं कि एक टाइम ऐसा आता है कि सेल्स नहीं हो रही होती, नंबर्स नहीं हो रहे होते, हार्ड टाइम आता है और वो बैड टाइम भी होता है, नंबर्स नहीं हो रहे होते, हर जगह से आपको रिजेक्शन मिल रही होती है, नो का सामना आपको करना पड़ रहा होता है, क्रिटिसाइज आप हो रहे हो तो सेल्स के ऊपर कि यार ये नंबर नहीं हो रहे, तो उस दौरान वो बड़ा टफ टाइम होता है। उस दौरान बच्चे को क्या करना चाहिए कि वो सर्वाइव कर जाए और निकल जाए? अच्छा देखो, बड़ा अहम तुम्हारा क्वेश्चन है कि जब हार्ड टाइम आता है, मुश्किल आती है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखो सर, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज बिलीव इन योर अल्लाह। आपको अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप एफर्ट्स कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी देगा। अल्लाह ताला आपको, ये टेस्टिंग टाइम है, अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहे हैं। और आप देखें, आप जितनी मजबूत चीज बनानी होती है ना, उसको उतनी मुश्किलात जो है उससे अल्लाह ताला गुजारता है, उस टफ टाइम पे से गुजारता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ अगर आप उठा लो तो आपको बड़ी क्लियर एग्जाम्पल मिलेगी कि आप रसम के स्टार्टिंग के जो डेज थे, जो 13 साल थे, वो कितने मुश्किल थे। और उस दौर में जो लोग सिर्फ ईमान लेकर आए होंगे, 200-250-300 लोग जो है वो ईमान लेकर आए थे, पर आप रसम जो है वो अपने काम के साथ जुड़े रहे। तो पहले ये चीज के यू शुड एंड यू मस्ट बिलीव ऑन योर अल्लाह के, यार मैं अपने काम के साथ जुड़ा रहूंगा, तो मुझे अल्लाह ताला जरूर कामयाबी देगा। द सेकेंड थिंग इज योर वाई मस्ट बी क्लियर। ये जो वाई है, अगर आपको ये क्लियर होगा तो आपकी जो बड़ी से बड़ी मुसीबत है ये बहुत छोटी हो जाती है। और दुनिया के जितने कामयाब लोग उठाएं, उन सबकी आप जब लाइफ पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रगल आप देखेंगे, वो बहुत बड़ी स्ट्रगल से वो गुजरे, बहुत बड़े प्रोसेस से वो गुजरे, फिर वो कामयाब हुए। मैं अगेन एग्जांपल दूंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की, कि आप रसूल को वाई बड़ा क्लियर था। वो वाई क्या क्लियर था कि उम्मत को जो है वो जहन्नम से बचा के जन्नत में लेके जाना। और उस वाई की क्लैरिटी का रिजल्ट क्या आया कि जब ताइफ के मकाम पे गए और लोगों से बात की तो लोगों ने पत्थर मारे, और आप के जो जूते थे वो खून से लहू लहान हो गए। तो फरिश्ते आए और फरिश्तों ने कहा कि अगर आप कहें तो उन दोनों पहाड़ों को मिला दें, पर आप को वाई बड़ा क्लियर था कि नहीं, मैं तो उम्मत को अल्लाह से मिलाने आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आज ये ईमान नहीं लाए तो इनकी जो आने वाली नस्लें तो वो जरूर ईमान ले आएंगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस वाई के साथ जुड़े रहे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, तो फिर हमने वो वक्त फतह मक्का में देखा कि हजारों और लाखों लोग एक दिन के अंदर जो है वो ईमान लेकर आए। सो फर्स्ट थिंग कि आपका जो है वो अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। और जो थर्ड चीज, जो मेरे अपने पहले बॉस थे, मेंटोर थे, वो हमें एक शेर सुनाया करते थे। वो कहते थे, वाबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो वो कहते थे उन्हीं टहनियों पे जो है वो फूल पत्ते आते हैं जो अपने दरख्त से जुड़े रहते हैं। अगर खजा का मौसम आया है तो खजा के मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सारे फूल गिर जाते हैं। तो जब बाहर का मौसम आता है तो जो टहनियों दरख्तों में जुड़ी रहती है उनमें दोबारा हरियाली आ जाती है। पर खजा के मौसम में अगर कोई टहनी टूट के अलग हो जाए दरख्त से कि अब तो कोई फायदा नहीं है, उसमें कभी भी हरियाली नहीं आती। तो ये तीन काम आपने करने हैं। यू मस्ट बिलीव ऑन अल्लाह। तो ये आपका वाई का क्लियर हुआ, बहुत जरूरी है। मैं काम क्यों कर रहा हूँ, अगर आपका वाई बड़ा है और क्लियर है तो ये सारी तकलीफें आपको बहुत छोटी लगेंगी। एंड थर्ड थिंग कि आप अपने कॉज, अपने काम के साथ कनेक्टेड रहे, वाबस्ता रहे, इंशाल्लाह
आपको देखिएगा ये सारी जो मुश्किलात है, ये परेशानियां, ये बहुत छोटी लगेंगी आपको। अच्छा शान साहब, मुझे ये भी बताएं, जब लोग नए नए सेल्स में आते हैं तो बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं, और बहुत ज्यादा बड़े गोल सेट करने से सेल्स के अंदर स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या इनको बड़े बड़े गोल सेट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? इस पर ज्यादा बात करें थोड़ी सी आप। देखो यार, तुम्हारा सवाल ना ज़ोहेब बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चे बड़े बड़े गोल्स बना लेता है। आई एम विद दैट गाय। यार उसको गोल्स तो बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। छोटे गोल्स वाले आदमी का कोई काम ही नहीं है सीरियस में। उसको ख्वाब बड़े बड़े देखने चाहिए, बट ही और शी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो बड़े बड़े गोल्स है वो छोटे छोटे स्टेप से पूरे होते हैं। आप अगर आप 100 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, एक बच्चे का जरूर ख्वाब होना चाहिए कि मैं बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग बनाऊं। बट इफ यू वांटेड टू द मोर बिगर बिल्डिंग देन बुर्ज खलीफा, तो क्या वो डायरेक्ट बन जाएगी? बल्कि याद रखो, जितनी बड़ी बिल्डिंग आपने बनानी है, जितने बड़ा गोल आपका है, आपको उतना ज्यादा गहरा जाना पड़ेगा। अगर आप एक झोपड़ी बनाना चाह रहे हैं, आप लाए 4 खोटे टांगे और टेंट बनाना चाह रहे हैं, उसको रस्सी से बांधे टेंट खड़ा हो जाएगा। बट आप एक जो है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की घर बनाना चाह रहे हैं, तो शायद आप नॉर्मल पिलर्स भी ना दें, वो खड़ा हो सकता है। बट अगर आप 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आपको 8-10 फीट गहरा नीचे जाना पड़ता है जमीन के अंदर। पर आप चाहते हैं कि आप 50 मंजिला बिल्डिंग बनाएं, तो आपको शायद जो है 50 फीट नीचे जमीन के अंदर जाना पड़ता है। पर आपको शायद 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, सो आपको और नीचे जाना पड़ेगा। सो इट्स वेरी गुड, आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। छोटे गोल्स लाइफ में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बट उस बड़े गोल्स के लिए आप अपने आप को तैयार करें कि आपके जितने बड़े गोल्स हैं, आपकी डीप डाउन उतनी ज्यादा तैयारी होना भी जरूरी है। अच्छा शान साहब, बचपन से हम एक चीज सुनते आ रहे हैं कि गंजे को कंघी बेच देने वाला बेहतरीन सेल्समैन कहलाता है। तो आप मुझे ये बताएं, ये बात आप कहाँ तक सही है? नहीं, मैंने पहले भी तुमसे स्टार्ट में भी कहा कि ये एक दौर में मिथ थी सेल्स की कि यार जो अच्छा सेल्समैन वो है जो गंजे को कंघा बेच दे। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। आज दुनिया बात करती है सेल द राइट प्रोडक्ट टू द राइट पर्सन। वाई? आप गंजे को एक बेवकूफ बना के एक बार तो कंघा भेज देंगे ना, दोबारा वो आपसे नहीं लेगा। बट इफ यू सेल द राइट प्रोडक्ट टू द राइट पर्सन, देन ही और शी विल रेफर टू द अनदर कस्टमर। तो तुमने रेफर की बात की थी, वो भी हो जाएगा। तो जब आप राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर को सेल करेंगे, तो आपको उससे मजीद जो है वो बिजनेस मिलेगा। अच्छा शाह साहब, ये माइंडसेट के बारे में जरा बताएं कि एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना कितना जरूरी है सेल्स के बनने के लिए। तो मेरे नजदीक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा इसमें रोशनी डालें कि पॉजिटिव माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है सेल्स के बनने के लिए। यार तुमने कहा कि माइंडसेट की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि बताओ, एक इंसान है और उसका जिस्म में उसकी रूह नहीं है, तो वो इंसान तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्या करोगे इस इंसान का? इंसान तो है, उसकी जिस्म तो है, पर उसका रूह नहीं है, क्या करोगे इस इंसान को? नहीं, अगर उसकी रूह नहीं है तो दफना दोगे ना। अगर उसकी रूह नहीं है तो तुम कहोगे कि यार उसको जितनी जल्दी हो इसको दफना दिया जाए। सो इफ एनी इंडिविजुअल, उसका किसी काम में माइंड सेट नहीं है, तो मैं कहूंगा भाई इसको दफना दो। माइंड सेट इज द स्पिरिट, इज द रूह। भाई रूह है। जिस तरह एक इंसान बगैर रूह के लाश है, इसी तरह जो काम आप कर रहे हैं, अगर आपका माइंड सेट उसके लिए तैयार नहीं है, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, तो आप एक जिंदा लाश के अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है सेल्स के बनने के लिए, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? मंथली होनी चाहिए, वीकली होनी चाहिए? इसके बारे में बताएं कि इसकी क्या अहमियत है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। और ये भी बताएं क्या ट्रेनिंग के बगैर भी गुजारा हो सकता है? ये काम बगैर ट्रेनिंग के भी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? जरा रोशनी डालिए इसमें। यार तुमने कहा कि वो जो सेल्स में ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और ये कितनी होनी चाहिए। सो या आपको कब सीखना चाहिए ना, कि हफ्ते में आप एक बार सीखें या महीने में आप एक बार सीखें। तो पहली बात कि ट्रेनिंग के बारे में मैं ये कहता हूँ कि सेल्स के आदमी को रोज सीखना चाहिए, हर वक्त सीखना चाहिए। अगर तुम क्या हफ्ते में एक बार खाना खाते हो, हफ्ते में एक बार नहाते हो, हफ्ते में एक बार सोते हो, नहीं करते ना। रोज खाते हो, रोज सोते हो, रोज तैयार होते हो। अगर तुम अपने जिस्म को रोज तैयार कर रहे हो, जो तुम्हारी रूह है, जो तुम्हारा जहन है, इसको भी तुम्हें रोज ट्रेन करना है। जैसे तुम अपने बॉडी को रोज तैयार कर रहे हो, तुम अपने माइंड को भी रोज तैयार कर रहे हो। सेल्स इंडिविजुअल को रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, नया पढ़ना चाहिए,
उसकी रोज ट्रेडिंग होनी चाहिए। और वो ट्रेडिंग जो बड़ा बेहतरीन दौर है, तो वो यूट्यूब से अच्छी वीडियोस देख कर सीख सकता है, वो बुक्स पढ़ के सीख सकता है, अपने मेंटोर से सीख सकता है, अपने कस्टमर से सीख सकता है। सेल्समैन की रोज ट्रेडिंग होनी चाहिए। डेली ट्रेडिंग इज मैंडेटरी फॉर सेल्स इंडिविजुअल। हम बचपन में एक ऐड देखा करते थे, वो डिड यू क्लींस योर टीथ टुडे ट्वाइस अ डे एवरी डे। तो सेल्स वाले को सुबह शाम ट्वाइस अ डे एवरी डे ट्रेडिंग होनी चाहिए। तो वो उसका मेंटोर कराए, वो खुद करे, वो यूट्यूब से देखे, पर ट्वाइस अ डे उसको अपने आप को ट्रेन करना है। अच्छा शाह सर, मुझे ये बताया, हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, 9 to 5 जॉब होनी चाहिए। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि 9 to 5 जॉब और ये वर्क बैलेंस जो हम कहते हैं, क्या हम बड़ी कामयाबी, बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं 9 to 5 जॉब से? देखो, पहले एक बात तो ये समझो कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो 9 to 5 की जॉब आपको तनख्वाह मिल सकती है, तो बड़ी कामयाबी 9 to 5 जॉब में नहीं सकती। तो जितनी बड़ी कामयाबियां है ना, वो पागलपने से आती हैं। आप दुनिया में जितने कामयाब लोग उठाए, दे आर क्रेजी अबाउट देयर लाइफ। उनकी जिंदगी में कोई आराम नहीं है, कोई सुकून नहीं है, वो कोई जिम जाने को टाइम नहीं मिलता। अगर वो नॉर्मल जॉब कर रहे हैं तो सुकून से लेटे हुए रिलैक्स हो रहे हैं, सोना ले रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। तो आपको पागल होना पड़ता है अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए। अपना आप देना पड़ता है, अपना खून देना पड़ता है, अपनी एनर्जी देनी पड़ती है। जब आप कहीं जाके जिंदगी में जो है ना वो कामयाब होते हैं, तो आप दुनिया के जितने लोग उठाएं, मतलब दुनिया के जितने कामयाब लोग हैं ना, वो पागल होते हैं। दे आर क्रेजी अबाउट देयर जॉब। अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्स में कामयाब हो, स्पेशली जब आप एक करियर के शुरू के 4-5 साल हों और आप कामयाब होना चाह रहे हैं, सो आपकी लाइफ में 4-5-6 घंटे मैक्सिमम है कि आप सोए। आपको 16 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ेगा, जान मारनी पड़ेगी, पागल होना पड़ेगा, तब आप कहीं जाके कामयाब होंगे। इस दौर के यूथ के साथ ये वाकई बड़ा मसला है कि उन्हें रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी चाहिए होते हैं। वो 9 to 5 4 घंटे 6 घंटे काम करके वो चाहते हैं उन्हें कामयाबी मिल जाए। वो लोगों की सक्सेस को एडमायर करते हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर कामयाब होना है, जो स्ट्रगल वाली लाइफ है, आपको उसको देखना पड़ेगा। ये इस आराम के साथ, इस सुकून के साथ दुनिया में कोई भी कामयाब नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठा के देख लें, वो रातों को भी दावत के काम में लगे हुए हैं, दिन में भी लगे हुए हैं। क्या रात, क्या दिन, क्या बारिश, क्या तूफान। उसी तरह जिंदगी में कोई भी कामयाबी आपको चाहिए, सो आपको अपने आप को जो है वो झोंकना पड़ेगा। अच्छा शाह सर, मुझे ये भी जरूर आप बताएं कि पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, कितना ये वर्क करती है आपकी सेल्स के अंदर? यस, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। द एरा वेयर यू आर लिविंग, अगर तुम पर्सनल डेवलपमेंट पे काम नहीं करोगे, पर्सनल ग्रूमिंग पे काम नहीं करोगे, तो कैसे गुजारा होगा? तुम खुद सोचना, अगर मैं कस्टमर के पास जा रहा हूँ और मेरे अजीब से बाल हैं, दिखने में बाल है, मैं खुद उजड़ा हुआ चमन लग रहा हूँ, तो मुझसे कोई क्यों प्रोडक्ट लेगा? सो नोबडी लाइक्स। तो आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन सेल्स। आप कोई भी काम करें, आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रूमिंग पे जो है वो काम करना पड़ेगा। और अपना घर, अपना कमरा भी आपको कब अच्छा लगता है? जब वो खूबसूरत हो। तो मैं कहते हैं ना, अल्लाह ताला हसीन और हुस्न को पसंद करता है। तो आप पर्सनल डेवलपमेंट में काम करेंगे, ग्रूमिंग पे काम करेंगे, तो कस्टमर के पास जाएंगे, वो भी आपको पसंद करेगा, आपको सेल्स और बिजनेस देगा। अच्छा शान सर, कितनी इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग, प्रॉपर सेल्स अटायर सेल्स की जॉब के लिए? एक सेल्स का बंदा जब जाता है कस्टमर के पास, तो उसका अटायर कैसा होना चाहिए? एक बड़ी अच्छी कहावत है ना, इफ यू डोंट लुक गुड यू डोंट फील गुड। अगर आप अच्छा नहीं दिखेंगे तो अच्छा महसूस भी नहीं करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप चाहते हैं आप अच्छा महसूस करें, आप उससे अच्छी बातें करें, तो आपका अच्छा दिखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और शाह सर, ये भी बताएं कि व्हाट मेक्स यू अ गुड सेल्स पर्सन? क्या ऐसे काम करने चाहिए, क्या ऐसी खुसूसियात आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको एक बेहतरीन सेल्समैन बनाए? यार, ये तो बहुत सारी क्वालिटीज है, तुमने तो बहुत सारी चीजें यू नीड टू बी इन योरसेल्फ टू बी अ गुड सेल्समैन। सबसे पहले तो यार, सेल्स का जो प्रोफेशन है ना, इसे दिल से एक्सेप्ट करो, लव योर प्रोफेशन। आप किसी भी फील्ड में, अगर तुम कहो सारी बातों को मैं बंद करूं, तो आप अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करें। इफ यू लव योर प्रोफेशन, तो आई बिलीव कि तुम बहुत अच्छे सेल्समैन बन जाओगे। मोहब्बत बहुत जरूरी है आपकी अपनी प्रोफेशन से, इफ यू वांटेड टू बी अ गुड सेल्स पर्सन। अच्छा शान सर, आज बहुत ज्यादा कंपटीशन का दौर है। आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है आपको मार्केट में जाकर प्रोडक्ट सेल करना, और खास तौर पे अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो तकरीबन सेम प्रोडक्ट्स हैं। तो इस
बेस के ऊपर किस तरीके से जाके मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच सकते हैं। अगर देखो सबसे अहम बात ये कि तुमने कहा ना कि यार कई दफा जब सेल्स करने जाते हैं तो एक प्रोडक्ट मेरे पास भी और एक प्रोडक्ट दूसरे के पास भी है, तो फिर मैं अपनी प्रोडक्ट को कैसे बेचूं? तो पहली बात तो मुझे अपने प्रोडक्ट की यूएसपी पता होनी चाहिए, यार मेरी प्रोडक्ट की क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है। पर कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसी होती है जिनमें बड़ी यूनिफॉर्मिटी होती है कि जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ तो वो प्रोडक्ट अगला भी बेच रहा है, तो फिर मैं कैसे बेचूं? तो पहली सबसे अहम बात जो हम सेल्समैन सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो हम ये करते हैं कि हम पहले जाके प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ डोंट सेल द प्रोडक्ट, सेल योर सेल्फ। यार पहले खुद को तो बेचो, जाओ उससे सलाम दुआ करो, उससे रिलेशन तो बिल्ड करो, उससे रैपो तो बिल्ड करो। तुमने कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड किया नहीं, तुमने उसके साथ रैपो बिल्ड की नहीं और तुम उसको सेल्स करना शुरू हो गए, तो तुमसे क्यों खरीदेगा यार? मार्केट में तुम्हारी ऐसी प्रोडक्ट्स 10 लोग बेच रहे हैं। तो पीपल ऑलवेज प्रेफर कि जब उनका कंफर्ट लेवल तुम्हारे साथ क्रिएट होगा ना, तो जाओ उनसे पहले रिलेशंस बिल्ड करो, उनसे रैपो बिल्ड करो, देन सेल योर प्रोडक्ट। जब तुम अपनी रिलेशन बिल्ड कर चुके होगे, रैपो बिल्ड कर चुके होगे, तुम देखना तुम्हारे लिए प्रोडक्ट बेचना जो है वो आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच शान साहब, आपका कीमती टाइम देने के लिए। बड़ा मजा आया आपके साथ ये वीडियो बनाने में और यकीनन जो बातें आपने कही है इससे यूथ को बड़ा फायदा होगा और हमारी कोशिश यही है कि हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहें ताकि यूथ को फायदा हो और सेल्स को बेहतर तरीके से समझे, बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें और सेल्स से उनको फायदा ही पहुंचे। जुहेब तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपना वक्त निकाला और बहुत अच्छे से मैं और तुम प्लान कर रहे थे कि हमें पॉडकास्ट करनी है अबाउट द सेल्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस पॉडकास्ट को करने में कामयाब हुए। इंशाल्लाह सबसे लोगों को भी बहुत फायदा होगा और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और फिर नए टॉपिक से बात करते हैं ताकि हमारे यूथ की डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग में वो जो है हेल्पफुल रहे। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इसी तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। मुझे बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया मैंने साथ आपके साथ ये वीडियोस बनाने में। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम और भी पॉडकास्ट करेंगे रिगार्डिंग सेल्स के हवाले से ताकि हमारे यूथ को और फायदा हो और वो सेल्स में अपना कैरियर बनाए। और जुहेब मैं चाहूंगा कि आज की पॉडकास्ट के हवाले से मैं जो लोग देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूं। तो भाई आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी पॉडकास्ट देखी। अपना फीडबैक जरूर दें और हमारी मजीद वीडियोस जो मैं और जुहेब लेकर आएंगे उसको भी देखें और जुहेब के चैनल को जो है वो खासकर जरूर सब्सक्राइब करें। द एनर्जी जुहेब है, मैं चाहता हूँ कि वो एनर्जी आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी पॉडकास्ट वॉच करी और आप जरूर शान साहब के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें और आपके सामने बार बार आते रहें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।